नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास भारत के मार्शल आर्ट्स पर मतलब युद्ध कलाओं पर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा है। अक्सर जब हम मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? चीन, जापान। कुंग-फू, कराटे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज की बातचीत हमें दिखाएगी कि भारत की अपनी परंपराएं शायद इनसे भी कहीं ज्यादा पुरानी है और उतनी ही गहरी भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ लड़ाई की तकनीकें नहीं है। ये कलाएं उस इलाके की पहचान है, उनके त्योहारों का, उनके इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दक्षिण भारत, जहां दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक का घर है, केरला का कलरिपयट्टू। मैंने पढ़ा कि इसकी जड़ें तो 3री सदी ईसा पूर्व से भी पहले की हैं। ये तो मतलब वाकई में बहुत पुराना है। जी, इसे अक्सर सभी मार्शल आर्ट्स की मां भी कहा जाता है। कलरी का मतलब है युद्ध का मैदान और पयट्टू का मतलब है अभ्यास। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी ट्रेनिंग नहीं, बल्कि इसका दर्शन है। दर्शन? कैसा दर्शन? ये सिर्फ शरीर को हथियार बनाना नहीं सिखाती, ये शरीर को समझना और उसे ठीक करना भी सिखाती है। अच्छा, ये बात तो बहुत अलग है। मतलब चोट पहुंचाने की कला के साथ साथ ठीक करने की कला भी। यही तो इसकी खासियत है। कलरी पयट्टू का आयुर्वेद से बहुत गहरा नाता है। इसकी ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है मर्म चिकित्सा का ज्ञान। मर्म चिकित्सा? हाँ, यानी शरीर के वो 108 जरूरी बिंदु जिन्हें दबाने से या जिन पर वार करने से इंसान की जान जा सकती है, और उन्हें बिंदुओं की मालिश करके गंभीर से गंभीर चोट को ठीक भी किया जा सकता है। वाह! तो एक कलरी योद्धा सिर्फ एक लड़ाका नहीं होता था, वो एक वैद्य भी होता था। और हर अभ्यास से पहले वो देवी भद्रकाली की पूजा करते हैं, जो इसे एक आध्यात्मिक साधना भी बनाता है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल आर्ट नहीं है, ये तो एक होलिस्टिक साइंस है। हाँ। अच्छा, अब केरल से थोड़ा आगे तमिलनाडु की ओर बढ़ें तो वहां की सिलंबम का जिक्र आता है। हाँ। ये भी बहुत पुरानी है ना? जी, इसका जिक्र संगम साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो करीब 2000 साल पुराने हैं। सिलंबम मुख्य रूप से बांस की एक लंबी लाठी, जिसे सिलंबम कहते हैं, उस पर आधारित है। लेकिन इसे सिर्फ एक लाठी चलाने की कला समझना गलत होगा। पांडे और चोल राजाओं के समय में ये उनकी सेना का एक अहम हिस्सा थी, पर आज इसने एक नया रूप ले लिया है। नया रूप? मतलब अब ये एक खेल बन गई है? बिल्कुल, आज ये एक आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल बन चुका है, जिसके विश्व कप भी होते हैं, और इसे यूनेस्को से वैश्विक मान्यता दिलाने के भी प्रयास हो रहे हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या? कि जब कोई पारंपरिक कला, जिसका मकसद कभी युद्ध और आत्मरक्षा था, वो एक खेल बन जाती है, तो क्या वो अपनी आत्मा खो देती है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सिलंबम इसी बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ कुट्टू वरिसे भी सिखाई जाती है, जो बिना हथियार की लड़ाई है। दोनों मिलकर इसे पूरा बनाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है, मतलब परंपरा और आधुनिकता के बीच का संतुलन। तो दक्षिण में हमने देखा कि कैसे मार्शल आर्ट अध्यात्म और चिकित्सा से जुड़ी है, लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर में देखें तो यही कलाएं सामुदायिक पहचान का, त्योहारों का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं, जैसे मणिपुर का थांगटा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। थांग यानी तलवार और टा यानी भाला। थांगटा मतई समुदाय की योद्धा परंपरा है। पर जब आप इसे देखेंगे ना, तो ये लड़ाई कम और एक लयबद्ध नृत्य ज्यादा लगता है। इसके मूव्स बहुत ग्रेसफुल होते हैं, लेकिन उतने ही घातक भी। और इसका सांस्कृतिक जुड़ाव? थांगटा का संबंध लाई हारोबा त्योहार से है, जो मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार है। अच्छा। इस त्योहार के दौरान कलाकार थांगटा के जरिए दुनिया के निर्माण की कहानी सुनाते हैं। तो ये सिर्फ युद्ध का अभ्यास नहीं, ये एक अनुष्ठान है। इसी का निहत्ता रूप है सरित सरक। मतलब मणिपुर में मार्शल आर्ट सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का एक माध्यम है। पूर्वोत्तर से ही एक और बहुत ही अनोखी कला है मिजोरम की इनबुआन कुश्ती। जब मैंने इसके नियमों के बारे में पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गए। इसके नियम इसे सबसे अलग बनाते हैं। इंतजार, मैं बताती हूँ। इसमें आप घूंसे या लात नहीं मार सकते, और एक बार आपने अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ लिया तो आप पकड़ छोड़ नहीं सकते। और जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने विरोधी को जमीन से पूरी तरह ऊपर उठा लेना। ये कैसे नियम है? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मिजो समुदाय के कबीलाई विवादों को सुलझाने के लिए हुई थी। विवाद सुलझाने के लिए? जी। मकसद था कि बिना किसी को गंभीर चोट पहुंचाए, बिना खून खराबे के, ये तय हो जाए कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। और आज ये कला मिजोरम के सबसे बड़े कुट्यू भार का कबिन अंग है। क्या बात है!
तो जो चीज कभी विवाद सुलझाने के लिए बनी थी, आज वो समुदाय को एक साथ लाने का उत्सव बन गई है। कमाल है। अच्छा, अब तक हमने जिन कलाओं की बात की वो या तो आध्यात्मिक थीं या सांस्कृतिक, लेकिन कुछ कलाएं सीधे तौर पर ऐतिहासिक संघर्षों की देन है। चलिए इसी सिलसिले में पंजाब के गतका की बात करते हैं। गतका का उदय सीधे तौर पर आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा की जरूरत से हुआ। मुगल काल में जब सिखों पर अत्याचार बढ़े, तब छठे गुरु हरगोविंद जी ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। मेरी पीरी? हाँ, यानी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी जरूरी है। यहीं से सिख योद्धा परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके और मजबूत किया। तो गतका सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि एक सिख योद्धा के लिए कर्तव्य का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इसमें कृपाण, तलवार, लाठी जैसे हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसे आप आज भी होला मोहल्ला जैसे त्योहारों पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है। आज जब युवा इसे खेल के रूप में सीख रहे हैं, तो क्या वो उस गहरे आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ पाते हैं, या ये सिर्फ एक शारीरिक तकनीक बनकर रह गई है? सही बात है। ये एक चुनौती है अपनी विरासत के सार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की। और ऐसी ही एक और कला है जो एक खास भौगोलिक और ऐतिहासिक जरूरत से पैदा हुई, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। इसका नाम सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का ख्याल आता है। और आना भी चाहिए। मर्दानी खेल को मराठा साम्राज्य की जरूरतों ने ही जन्म दिया था। मराठा सेना बड़ी बड़ी सल्तनतों की सेनाओं की तरफ विशाल नहीं थी। उन्हें सह्याद्री की पहाड़ियों और घाटियों में लड़ना था, जहां गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार लड़ाई ही सबसे कारगर थी। तो इस भूगोल ने मर्दानी खेल को कैसे आकार दिया, ये जानना दिलचस्प होगा। क्या है कि सह्याद्री की पहाड़ियों में बड़ी सेनाओं का चलना मुश्किल था, इसलिए शिवाजी की सेना को छोटी टुकड़ियों में छिपकर तेजी से हमला करने की जरूरत थी। मर्दानी खेल, जिसमें तेज गति, फुर्ती और व्यक्तिगत कौशल पर जोर है, इसी गुरिल्ला युद्ध की जरूरत से पैदा हुआ। अच्छा। इसमें तलवार और डंडों के अलावा वीटा जैसा एक अनोखा हथियार भी है। वीटा वो क्या है? एक रस्सी जिसके सिरे पर धातु की गेंद बंदी होती है। इसे घुड़सवार योद्धा इस्तेमाल करते थे, जो इसे तेजी से घुमाकर दुश्मन को गिरा देते थे। वाह, ये दिखाता है कि सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मार्शल आर्ट ही भूगोल से कैसे जुड़ा है। अब तक हमने जिन भी कलाओं की बात की वो किसी खास क्षेत्र या समुदाय से जुड़ी थीं, लेकिन एक कला ऐसी है जो लगभग पूरे भारत में फैली है, पहलवानी या कुश्ती। पहलवानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संस्कृतियों के मेल से एक शक्तिशाली नई परंपरा का जन्म हो सकता है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत के मल्ल युद्ध में हैं, लेकिन जो रूप हम आज देखते हैं उस पर फारसी पहलवानी का गहरा असर है। और ये संगम हुआ कैसे? मुगल बादशाह, खासकर अकबर, कुश्ती के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने दरबार में भारतीय और फारसी पहलवानों को संरक्षण दिया। अच्छा। यहीं पर भारतीय मल्ल युद्ध की ताकत और पारसी पहलवानी की तकनीकें आपस में मिलीं। अखाड़ा की परंपरा, गुरु शिष्य का रिश्ता और पहलवानों की खास खुराक, दूध, घी और बादाम, ये सब मिलकर एक तपस्या बन जाते हैं। और गामा पहलवान जैसे नाम इसी परंपरा की देन है। बिल्कुल। सूची में कुछ और भी बहुत अनोखी कलाएं हैं जो शायद उतनी मशहूर न हो, लेकिन उनकी अपनी एक खास पहचान है। जैसे हिमाचल प्रदेश का थौड़ा। ये एक मार्शल आर्ट है जो तीरंदाजी पर आधारित है। और ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, एक उत्सव है। बैसाखी के दौरान दो कुलों के बीच ये मुकाबला होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तीरों के सिरे पर नुकीला लोहा नहीं, बल्कि लकड़ी का एक कुंद गुटका लगा होता है, जिसे थौड़ा कहते हैं। ताकि किसी को चोट ना लगे। जी, मकसद किसी को घायल करना नहीं, बल्कि अपने कौशल का प्रदर्शन करना है। ये एक तरह से दो समुदायों के बीच की प्रतिद्वंदिता को एक खेल का रूप देकर उसे सेलिब्रेट करने का तरीका है। पाइका अखाड़ा है जो एक युद्ध नृत्य है, लेकिन इसके पीछे एक विद्रोह की कहानी है। जी, 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे पाइका विद्रोह कहते हैं। पाइका उड़ीसा के वो किसान योद्धा थे। पाइका अखाड़ा उसी विद्रोह की याद को जिंदा रखे हुए है। जब आप कलाकारों को तलवार और ढाल के साथ कलाबाजी करते देखते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, इतिहास का एक जीवंत अध्याय देख रहे होते हैं। वाह। और इसी तरह पूर्वी भारत में लाठी खेला और कश्मीर में स्के जैसी कलाएं भी हैं। जी, लाठी खेला बांस की छड़ी से आत्मरक्षा की एक ग्रामीण कला है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत काम आई।
वहीं स्काई कश्मीर की पारंपरिक तलवारबाजी है, जिसे अब स्कूली खेलों में भी शामिल किया जा रहा है। इन सभी को एक साथ देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सांस्कृतिक पहचानें हैं, ऐतिहासिक विद्रोहों की यादें हैं और सामाजिक समारोहों का जश्न है। ये भारत की विविधता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आज के जमाने में जब युद्ध ड्रोन्स और मिसाइलों से लड़े जाते हैं, इन प्राचीन कलाओं का क्या महत्व रह गया है? इनका महत्व आज शायद पहले से भी ज्यादा है, लेकिन अलग-अलग स्तरों पर। पहला तो ये कि ये हमारी सैन्य विरासत की जीती जागती धरोहर हैं। दूसरा, ये अनुशासन, फिटनेस और सबसे जरूरी मानसिक शक्ति को बढ़ावा देती हैं। जो व्यक्ति कलरीपयट्टू या गतका का अभ्यास करता है, वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बनता है। और इनका सामाजिक महत्व भी तो है। बिल्कुल, ये आज भी कई समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और रीति रिवाजों का अटूट हिस्सा हैं। और अब एक नया पहलू भी सामने आया है। वो क्या? खेलो इंडिया जैसी सरकारी पहलों के जरिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ इन कलाओं को एक नया जीवन मिल रहा है, बल्कि ये खेल, कूटनीति और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो आज की ये बातचीत हमें दिखाती है कि मार्शल आर्ट सिर्फ मुक्के और लात नहीं है। ये नृत्य है, चिकित्सा है, एक अनुष्ठान है और अपनी पहचान को जिंदा रखने का एक जरिया है। बिल्कुल, हर एक शैली के पीछे एक कहानी, एक इतिहास और एक पूरी संस्कृति छिपी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सवाल? आधुनिक दुनिया में आज एक मार्शल आर्ट का सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ आत्मरक्षा का एक साधन है, पदक जीतने का एक खेल है, या फिर यह किसी संस्कृति की आत्मा को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने का एक जरिया है? इसके बारे में सोचिएगा।